आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं करीब 5 सालों के बाद अपने गांव आया हूं, मगर मेरा गांव 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। वही चारों तरफ फैली हरियाली, जिसके बीच में से छोटे छोटे मिट्टी के बने घर, बड़े बड़े तालाब और खेतों के बीच से गुजरती छोटी सी नदी। ये सब छोड़कर मुझे शहर में रहने का मन नहीं करता, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरी पढ़ाई के कारण मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा। खैर, मैं जब गांव पहुंचा तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का। चाय नाश्ता करने के बाद मैं बिस्तर पर थोड़ा लेट गया और इंतजार करने लगा बस रात के 9 बजने का, क्योंकि मैं जब भी गांव आता हूं तो रात का खाना पीना खाने के बाद मनमोहन दादा के पास कहानियां सुनने चले जाता हूं। मैं अकेले ही नहीं बल्कि गांव के सारे बच्चे उनके यहाँ कहानियां सुनने आते हैं। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है और वो अकेले ही रहते हैं। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। खैर, रात का खाना पीना खाने के बाद मैं एक टॉर्च लेकर निकला। शहर में जैसे हर वक्त लोगों के पास मोबाइल फोन होता है, उसी तरह से गांव में रात के वक्त सभी लोगों के हाथ में एक टॉर्च जरूर होता है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो मुझे कड़कड़ाती ठंड का अंदाजा हुआ। ठंड इतनी थी कि चल रही हल्की हवा भी मेरे शरीर पर करंट के जैसे लग रही थी। मैं चलते हुए मनमोहन दादा के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे रास्ते पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है इतने ठंड के कारण कोई आदमी घर से बाहर ना निकला हो। चलते चलते मैं मनमोहन दादा के घर के पास पहुंचा और उनका दरवाजा खटखटाने लगा। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद मनमोहन दादा ने दरवाजा खोला तो उनके घर में कोई भी बच्चा कहानी सुनने नहीं आया था। काफी दिनों के बाद मुझे देखकर दादा काफी खुश हुए और मुझे अंदर बैठने को कहा। किसी और बच्चे को ना देखकर मैंने दादाजी से कहा, दादा, आज कोई कहानी सुनने नहीं आया? जिस पर दादा ने कहा, नहीं बेटा, आजकल कहाँ कोई आता है कहानी सुनने। दादा के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि भला एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ बच्चों की काफी भीड़ जमती थी। खैर, मैंने दादा से कहा, दादा, आज आप सिर्फ मुझे ही कहानी सुनाइए। इस पर दादा ने कहा, हाँ बेटा, आज तुम्हें ही अपने साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मनमोहन दादा के इतना बोलते ही मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आगे दादा ने बताना शुरू किया। आज से कई साल पहले जब मैं इस गांव में नया नया आया हुआ था तो उस समय गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोग अपना जीवन दिन के वक्त सूरज की रोशनी और रात के वक्त लालटेन की रोशनी में ही गुजारा करते थे। उन दिनों गांव के सभी लोगों के साथ मैं भी खेती किया करता था और अपने फसलों को बाजार के गोदाम में बेच आता था। उस दिन भी मैं धान से भरे बोरियों को अपने बैलगाड़ी पर लादकर दोपहर के वक्त उन्हें बेचने बाजार की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में बाजार नहीं हुआ करता था, जिस कारण हमें काफी दूर अपनी फसलों को बेचने जाना पड़ता था। हर बार तो मैं शाम तक सारे फसलों को बेचकर घर वापस आ जाता था, मगर उस बार जब मैं बाजार के गोदाम पर पहुंचा तो वहां फसल बेचने के लिए लोगों की काफी सारी भीड़ लगी हुई थी, जिस कारण मुझे फसल बेचते बेचते काफी रात हो गई। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मुझे तो घर वापस आना ही था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की
और उसे बैलगाड़ी में रखकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ लंबे पेड़ और घने जंगलों के कारण रास्ते पर थोड़ी सी भी रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी। सन्नाटा तो इस कदर छाया हुआ था कि मैं जंगलों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। मेरे लालटेन की रोशनी उस घने अंधेरे का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रही थी। बस लालटेन से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी उसी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़े जा ही रहा था कि तभी मुझे किसी के खांसने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल में कौन खांस रहा है। खैर मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे दोबारा से किसी के खांसने की आवाज सुनाई पड़ी। इस बार मैं थोड़ा सहम गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। मगर एक बात तो ये थी कि मैं जितना आगे बढ़ता जा रहा था तो मानो वो आवाज मेरे साथ साथ चल रही हो। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे बैलगाड़ी में कोई बैठा हुआ है। मैंने जैसे ही अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे बैलगाड़ी पर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा बैठे हुए थे, जिनकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उन तीनों का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं उन तीनों को देखकर ही समझ गया कि ये तीनों कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। और मैं ये भी समझ गया कि अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाया और उन तीनों भूतों से कहा, अब कौन है आप और कहाँ जाइएगा? जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा, शमशान जाएंगे और तुम भी अब जिंदा नहीं बचोगे। उस भूत के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि मेरा बचना नामुमकिन है और मैंने मन ही मन ये ठान लिया कि अगर मरूंगा तो इनसे मुकाबला करके ही मरूंगा। अभी मैं अपने मौत के पीछे बैठकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे याद आया, शमशान जाने वाले रास्ते पर एक तांत्रिक बाबा का घर भी पड़ता है। तो मैं वहां पहुंचकर बैलगाड़ी से कूदकर बाबा के पास भाग जाऊंगा और अगर इन्होंने मुझे बीच रास्ते पर ही मार दिया तो मैं क्या करूंगा? ये तो भूत हैं, इनका क्या भरोसा। खैर मैंने अपने आप को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया और शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं बैलगाड़ी को रास्ते को उस तरफ ले आया जिस तरफ तांत्रिक बाबा का घर पड़ता था, ताकि मैं जल्दी बैलगाड़ी से कूदकर भाग सकूं। कुछ देर चलने के बाद मुझे कुछ ही दूरी पर तांत्रिक बाबा का घर दिखाई पड़ने लगा। मैं बस इंतजार कर रहा था तो उस घर के थोड़ा करीब आने का, और जैसे ही मैं तांत्रिक बाबा के घर के पास पहुंचा तो छलांग मारकर बैलगाड़ी से कूदने ही वाला था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। उस भूत के पकड़ते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, कौन है कौन है? बोलकर बाबा घर से बाहर निकल आए और उन्हें आता हुआ देख सारे भूत हवा में धुआं हो गए। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मनमोहन दादा की पूरी आप बीती सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, अच्छा दादा, अब मैं कल आऊंगा। जिस पर दादा ने मुस्कुराकर कहा, तुम कल नहीं आओगे? इस पर मैंने कहा, आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। ये बोलकर मैं घर चलाया। घर पहुंचकर मैंने देखा
कि चाचा मुझे ढूंढ रहे हैं। मैंने जब पूरी बात चाचा को बताई तो चाचा एकदम से सहम गए और बोले, क्या बोल रहा है तू? मनमोहन दादा? वो तो 1 महीने ही पहले ही मर चुके हैं हार्ट अटैक से। चाचा से ये सुनकर मैं चौंक गया, मगर मुझे चाचा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने सुबह जाकर देखा तो सच में वो घर खंडर में बदल गया था और कल रात वो मनमोहन दादा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर इस घटना के बाद मैं इन सब चीजों पर विश्वास करने लगा। उस घटना ने मेरे दिमाग में अपना छाप कुछ इस कदर छोड़ा कि मैं कई दिनों तक बीमार था और मेरी हालत काफी गंभीर हो गई थी। और आज भी उस घटना को याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाया करती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि साल 1999, उस समय हमारा गांव काफी छोटा हुआ करता था और न ही उस समय हमारे गांव में बिजली हुआ करती थी। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। गांव में किसी भी तरह का काम ना होने के कारण मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम दोनों शहर के एक दुकान में काम किया करते थे। हमारे गांव से शहर करीब 7 किलोमीटर दूर था, तो हम रोज आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लिया करते थे। हमारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रात काम से वापस लौटते वक्त हम जैसे ही गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो अचानक हमें किसी आदमी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मैंने एकदम से साइकिल रोका और पीछे बैठे राकेश से कहा, अरे राकेश, इतनी रात गए ऐसे कौन रो रहा है? इस पर राकेश ने कहा, तू साइकिल चला, हमें इन सब में नहीं पड़ना, घर चलो। मुझे तो ये पता था कि राकेश काफी डरपोक लड़का है, तो मैं और कुछ ना बोलकर साइकिल को आगे बढ़ाकर सीधे साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचा। मगर रात भर मेरे जहन में वही रोने की आवाज खटकती रही। अगली रात भी काम से वापस लौटते वक्त हमारे साथ वही घटना घटी। जैसे ही हम साइकिल लेकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो कल की तरह आज भी हमें वही रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मगर इस बार मैंने अपना साइकिल नहीं रोका और सीधे घर चलाया। इस बार घर आकर मैंने ये ठान लिया था कि कल कुछ भी हो जाए मैं जाकर ये पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर ये रोने की आवाज किसकी है। मगर ये बात मैंने राकेश को नहीं बताई। जिसके बाद अगले दिन हम दोनों काम पर गए तो मैं बस इंतजार कर रहा था कि हमारी छुट्टी हो, लेकिन आज काम थोड़ा ज्यादा ही था, जिस वजह से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि समय पर हमारी छुट्टी हो भी पाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। हमारी छुट्टी 1 घंटे लेट यानी रात के 9 बजे हुई तो मैंने साइकिल निकाला और राकेश को पीछे बैठाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस समय रात के 9 बजना यानी कि काफी रात, ऊपर से गांव का इलाका, जिस कारण दूर दूर तक हमें हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। और शायद अमावस की रात थी, जिस वजह से आसमान पर चांद का नामो निशान तलक नहीं था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते पर अपना डेरा जमाया हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। हम टॉर्च की धुंधली रोशनी के सहारे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों जमीन पर जा गिरे। भले की बात तो ये थी कि हमें ज्यादा चोट नहीं आई थी, तो मैं हाथ पैर झाड़ता हुआ उठा और जब अपनी निगाहें जमीन पर गिरे साइकिल की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि साइकिल का अगला टायर पंचर हो चुका है
उस पंचर टायर को देखकर मुझे समझ आ गया कि अचानक टायर पंचर हो जाने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और हम लोग गिरे। अभी मैं जमीन पर गिरे साइकिल को उठा ही रहा था कि तभी राकेश ने कहा, भाई तू कैसे साइकिल चला रहा है? जिस पर मैंने कहा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है, अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया। मेरे ये बोलते ही राकेश का मुंह एकदम से उतर गया और उसने दबी हुई आवाज में कहा, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? अभी भी हमारा घर यहाँ से काफी दूर था, मगर अब किया भी क्या जा सकता है, हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तो हम और समय ना बिताकर साइकिल लेकर पैदल चलते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। पूरे रास्ते पर सन्नाटा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें इस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। मुझे तो डर नहीं लगता था, मगर राकेश के चेहरे पर मुझे साफ साफ डर नजर आ रहा था। राकेश इतना डरपोक है कि वो रात को अकेला हल्का होने के लिए भी नहीं उठता है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। उस बिल्ली के रास्ता काटते ही राकेश ने चिल्लाकर मुझसे कहा, रुक रुक रुक, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो इस पर मैंने कहा, तो क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं आगे पार होता हूँ, तू मेरे पीछे आ जा। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ गया। उस बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार कर लिया, जिसके बाद मेरे पीछे राकेश भी चला आया और वापस से हम दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफी हो गई थी, जिस कारण हम अपने कदमों को काफी तेज भगा रहे थे, मगर मुझे याद था कि मुझे उस आवाज का पीछा करना है, तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। कुछ देर चलने के बाद हम गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो हमें उसी तरह रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिस पर मैंने राकेश से कहा, राकेश टॉर्च दे तो मैं देख कर आता हूँ, यहाँ रोज रोज कौन रोता है। इस पर राकेश ने मुझे काफी बार मना किया, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में राकेश को मेरी जिद के सामने हारना ही पड़ा। लेकिन राकेश ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि वो नहीं जाएगा, बल्कि वो यहीं रुककर मेरा इंतजार करेगा। जिसके बाद मैंने उसके हाथ से टॉर्च लिया और उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि वो आवाज जंगल के अंदर से आ रही है, तो मैं चलकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो सारा जंगल मानो रात की नींद सो रहा हो। दिन के वक्त जिस जंगल के अंदर इतना चहल पहल रहता है, रात के वक्त उस जंगल को इतना सुनसान देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। खैर, अभी मैं उस जंगल के अंदर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र जंगल के अंदर एक छोटे से घर पर गई, तो मैंने महसूस किया कि वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही है। तो मैं चलकर उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि इस जंगल में ये घर किसका होगा, और जिसका भी हो वो रोज रात को रोता क्यों है। ये सोचते सोचते मैं उस घर के करीब पहुंचा तो उस घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, मगर उस घर की खिड़की खुली हुई थी और वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही थी। तो मैं खिड़की के पास गया और टॉर्च मारकर जब अंदर देखा तो मेरा सर एकदम से घूम गया और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, क्योंकि जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर टॉर्च मारा तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी इधर उधर दौड़ रहा है, मगर उसका चेहरा इंसानों से अलग पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें गायब थी। उस आदमी को देखकर मुझे पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और जैसे ही मैंने वहां से भागने के लिए अपना कदम बढ़ाया
तो उस भूत ने अपना लंबा सा हाथ बढ़ाकर खिड़की से बाहर निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मुझे एक झटके से खींचा, जिससे मेरा सर एकदम से जाकर दीवार से जा टकराया। मैं अपने गले को उस भूत के हाथ से छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी शक्ति के आगे मैं बेबस था, जिस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज से मेरा दोस्त राकेश वहां आ गया और किसी तरह उसने मुझे खींचकर उस भूत के हाथ से छुड़ाया और हम भागकर गांव पहुंचे। गांव वालों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा उस घर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें बेटा बहू और एक बूढ़ा आदमी यानी बेटे का पिता था। मगर एक दिन बेटा अपने बाप को छोड़कर उस घर से अपनी पत्नी को लेकर चला गया, जिससे वो बूढ़ा आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने उसी घर में आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।